यह LIC SIP तो क्या होते हैं? ज़्यादा लोग इसी तरह समझते हैं कि यह तो म्यूचुअल फंड SIP की तरह काम करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना चाहिए कि यह तो यूलिप नेम्ड SIP होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। अगर आपको यह LIC SIP आपका इन्वेस्टमेंट बास्केट में होना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में फुल रिव्यू और डिटेल एनालिसिस के बारे में जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है, जो होते हैं कि इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और यह वीडियो में हम देखें कि LIC SIP तो अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, और ये तो मैक्सिमम रिटर्न दे सकेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स और फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव कर सकेंगे। यह प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस और फुल रिव्यू आज यह वीडियो में हम करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट.in यूट्यूब चैनल। अभी LIC SIP होते हैं कि यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें देखें तो इन्वेस्टर उसका रेगुलर प्रीमियम और कन्वीनियंस की तरह को चुन कर सकते हैं। इसमें 4 फंड ऑप्शंस होते हैं और उसके साथ गारंटीड एडिशंस भी होते हैं और राइडर ऑप्शंस भी होते हैं, और इसमें पार्शियल विड्रॉयल का फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दिया जाते हैं। ये LIC SIP में इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये तो 2 सिनेरियो में अलग पड़ते हैं। सिनेरियो 1 देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से पहले ही मर गया तो उस नॉमिनी के लिए यूनिट फंड वैल्यू तो पेएबल होते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद मर गया तो उस नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग तो पेएबल होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड यूनिट फंड वाली और कि 105% ऑफ टोटल प्रीमियम। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाते हैं, और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी होते हैं। जब पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पॉलिसी होल्डर के लिए यूनिट फंड वैल्यू के साथ भी जो भी मॉर्टालिटी चार्जेस होते हैं वो तो सब वापस कर दिया जाते हैं। और उसके बाद गारंटीड एडिशंस होते हैं ये LIC SIP में। इसमें देखें तो परसेंटेज ऑफ एनालाइज प्रीमियम तो दे दिया जाते हैं, और यह तो इसी तरह दे दिया जाता है कि यह तो यूनिट फंड वैल्यू के साथ जोड़ दिया जाते हैं। इसके बारे में जानकारी तो यह टेबल आपको देते हैं। LIC SIP का फंड ऑप्शंस देखें तो इसमें अलोकेटेड प्रीमियम तो 4 फंड ऑप्शंस में कोई भी फंड ऑप्शन पॉलिसी होल्डर चुनते हैं वो फंड ऑप्शन का यूनिट्स खरीदने के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। आपके जानकारी के लिए यह स्लाइड में वेरियस फंड ऑप्शंस और उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी दे चुका है। हर फंड ऑप्शन में उसका अंडरलाइंग एसेट्स पर निर्भर होते हैं, उसका रिस्क प्रोफाइल तो बदलते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर आपका रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी फंड ऑप्शन को चुन कर सकते हैं। अब ये LIC SIP एक यूलिप प्लान होने के कारण इसमें इन्वेस्टर के लिए चार्जेस तो ज़रूरी पड़ती है। अब वो चार्जेस के बारे में हम रिव्यू करते हैं। पहले होता है कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, दूसरा होता है कि मॉर्टालिटी चार्ज, तीसरा होता है कि फंड मैनेजमेंट चार्ज, चौथा होता है कि स्विचिंग चार्ज, पांचवा होता है कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, छठा होता है कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज, और सातवां होता है कि मिसलेनियस चार्ज। इसमें देखें तो मॉर्टालिटी चार्ज और कि फंड मैनेजमेंट चार्ज तो जस्टिफाइबली लग रहे हैं, लेकिन चार्जेस होते हैं कि मिसलेनियस चार्ज और कि स्विचिंग चार्ज आपके पैसा को स्विच करने के लिए आपसे भी चार्ज मांगते हैं, और आपके पैसा को विड्रॉ करने के लिए आपसे ही चार्ज मांगते हैं। ये चीज़ों और कारण के लिए यूलिप प्लान तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और ये चीज़ों और कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ती है अगर वो यूलिप प्लान चुनते हैं तो। अब ये LIC SIP का प्राइमरी एडवांटेज देखें तो इसमें 4 फंड ऑप्शंस होते हैं, और फंड्स के बीच स्विच करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी तो दे चुका है। गारंटीड एडिशंस वजह से फंड वैल्यू तो बूस्ट हो जाते हैं, और देखें तो सेटलमेंट ऑप्शन के उपलब्ध करते हुए नॉमिनी तो डेथ बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में ही ले सकते हैं। जब आप एडवांटेजेस देखते हैं आपको डिसएडवांटेज पर भी ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है अगर आप तो सही प्लान चुनना है तो। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। सो एज एन इन्वेस्टर आप तो 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरी पड़ती है अगर आप सरेंडर और पार्शियल विड्रॉल करना है तो। ये तो ज़्यादा समय लगते हैं इन्वेस्टर के लिए, और वो डिसीजन लेने के लिए भी इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो ये प्लान में ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इन्वेस्टर का ओवरऑल रिटर्न तो ज़्यादा कम बच सकते हैं, और ओवरऑल रिटर्न वजह से वो तो किसी भी फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। इसमें जाने वाले सम अश्योर्ड तो ज़्यादा कम होने के कारण उसको फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे, और इसमें कोई भी लोन ऑप्शन भी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी पड़ती है अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही आपको मदद करना चाहिए।
इसलिए आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आप तो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर आपने यह पर्सपेक्टिव से यह पॉलिसी में देखेंगे तो यह पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। अगर देखेंगे तो अदर यूलिप से कंपेयर किया तो भी इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस तो ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर तो 4 ऑप्शन से किसी भी एक ऑप्शन को चुनना चाहिए, और वो ऑप्शन तो इन्वेस्टर के लिए आइडियल भी नहीं हो सकेंगे। अगर देखें तो मार्केट में होने वाले अदर यूलिप पॉलिसी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ऑप्शंस देने के कारण उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलते हैं, और वो तो सही ऑप्शन को भी चुन कर सकेंगे। जब आप एज ए इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और पॉलिसी खरीदने के पहले आपको उसका IRR एनालिसिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर देखें तो IRR एनालिसिस करना एक थोड़ा सा कठिन काम लगती है, क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में हम तो गारंटीड रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन भी हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकेंगे कि यह पॉलिसी यह सिनेरियो में इन्वेस्टर के लिए कितना रिटर्न दे सकेंगे, और वो रिटर्न आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसमें एक आदमी होता है कि 30 ईयर्स ओल्ड, वो तो LIC SIP प्लान लेते हैं, और उसका सम अश्योर्ड होता है कि 12 लाख, और वो लेते हुए एनुअल प्रीमियम होता है कि 1,20,000, और उसका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 15 ईयर्स। अगर वो तो प्रीमियम 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो 15 ईयर्स के बाद उसके लिए फ़ंड वैल्यू तो क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। इसमें देने वाले बेनिफिट इलस्ट्रेशन में रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% कोई भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंडिकेट करते हैं। ये तो सिंपली आइडिया देते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में। अगर देखें तो यह रिटर्न तो भी गारंटीड नहीं होते, यह तो ज़्यादा चीज़ों और भविष्यकाल की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर भी निर्भर होते हैं। अगर देखेंगे तो यह रिटर्न ऑफ 4% और 8% का IRR आपके लिए एक योजना देते हैं कि यह प्लान बेस्ट केस सिनेरियो में कितना रिटर्न आपके लिए दे सकेंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके लिए कितना रिटर्न दे सकेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो रिटर्न ऑफ 4% देखेंगे तो यह तो 1.80 ही IRR दे सकेंगे, और बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होता है कि 5.53%। अगर आप देखेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो इन्वेस्टर का रिटर्न होते हैं कि 20.82 लाख। अगर वही इन्वेस्टर बैंक सेविंग अकाउंट में वो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी उसको ज़्यादा रिटर्न मिलते थे। अगर बेस्ट केस सिनेरियो में देखेंगे तो भी वो इन्वेस्टर तो 28.43 लाख से ही कमाते हैं। यह रिटर्न वजह से वो तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो रिटर्न तो इन्फ्लेशन से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल पर निर्भर होने की ज़रूरी पड़ती है, और लोन लेने की भी ज़रूरी पड़ती है। वो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अच्छा साइन नहीं होते। अगर देखें तो आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते हैं इन द लॉन्ग रन। और लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखें तो भी LIC SSIP तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते, क्योंकि इसका रिटर्न तो इन्फ्लेशन से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए एक बुरा चॉइस होता है अगर वो इसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल से खरीद कर दिया जाते हैं तो। अभी LIC पॉलिसी तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन भी उसका रिटर्न उसी तरह ना होने के कारण अब हम देखें कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जिसके वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं, जो चीज़ आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो यह यूलिप पॉलिसी तो आपको इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी दे सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए आप तो प्योर टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहते हैं तो PPF और ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर देखें तो इंश्योरेंस के लिए आप तो 5,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको सम अश्योर्ड मिलते हैं कि ₹12 लाख। बाकी आप चाहते हैं तो PPF और ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF होते हैं कि डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और ELSS होते हैं कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। PPF में रिस्क तो कम होते हैं और देखें तो रिटर्न तो उसी तरह होते हैं। ELSS में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे सकेंगे, और वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे।
पीपीएफ तो 15 इयर्स के बाद ही मैच्योर होते हैं, इसलिए हम ईएलएसएस को इसी टाइम फ्रेम में कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद पीपीएफ लेते हैं उसका ARR होता है कि 6.61%, और जो इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार हो और कि प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ईएलएसएस लेते हैं उसका ARR होता है कि 10.80%। अगर देखें तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को भी मेच्योरिटी अमाउंट होते हैं कि 31.18 लाख्स। यह LIC पॉलिसी का बेस्ट के सिनेरियो से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। और इसमें देखेंगे तो पीपीएफ में मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में ना इन्वेस्ट करने के बावजूद भी यह तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आप तो रिकन्सिडर करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप तो इसको इन्वेस्टमेंट बास्केट में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। और ईएलएसएस में देखेंगे तो इन्वेस्टर के लिए 48.10 लाख्स मिलते हैं, और वो तो भी पोस्ट टैक्स वैल्यू होने के कारण इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न होते हैं कि 10.80%, और वो रिटर्न तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण वो तो इन्वेस्टर के लिए उसका फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और देखेंगे तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल कॉर्पस अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इन्वेस्टर के लिए वो तो ज़्यादा फ्रूटफुली हो सकेंगे। जब वो ईएलएसएस चुनते हैं उसमें रिस्क तो इनिशियली पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो तो इतना रिटर्न जनरेट कर सकेंगे जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हमने अब तक ये LIC SIP के बारे में ज़्यादा विषय तो बातचीत कर लिया जाते हैं, लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट आपके लिए क्रिटिकल इंसाइट्स देते हैं कि आप तो किस तरीके का प्लान को चुनना चाहिए और किस तरीके का प्लान आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। और देखते हैं तो ये तो यूलिप पॉलिसी होने के कारण यह तो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, और देखें तो इसमें पहले प्रीमियम तो इंश्योरेंस के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं और बाकी नेट प्रीमियम तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी और बेनिफिशियरी के लिए डेथ बेनिफिट तो दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर जीते हैं तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाता है। वो मैच्योरिटी बेनिफिट तो फंड वैल्यू परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हैं। ये तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन रिटर्न देखें तो इसमें ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिटर्न कम होने के कारण उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर देखें तो हम इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये LIC पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और इसमें देने वाले समझ शुड भी ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है और लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है अगर वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है। तो यह तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते ही इन्वेस्टर तो लाइफ कवर को सोल्यूशन दे सकेंगे, और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक PPF और ELSS को चुन कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार है वो तो ELSS चुन कर सकते हैं, क्योंकि ELSS तो भविष्य काल में उसके लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे, और रिटर्न वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स तो आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में ज़्यादा चिंता लेते हैं तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट कर सकेंगे। फाइनेंशियल प्लानर आपके लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बंद कर सकते हैं, जो पोर्टफोलियो वजह से आप तो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशंस को टैकल भी कर सकेंगे, एट द एंड आप तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।